नमस्कार बच्चों, आपका सफलता कार्यक्रम में एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और फिजिक्स की क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 12th में अल्टरनेटिव करंट में हमने पढ़ा था कि अगर किसी सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं वो सारी स्टडी हमने की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर इंडक्टर है तो आपका करंट और वोल्टेज में कैसा फेज डिफरेंस होने वाला है, अगर कैपेसिटर है तो कैसा फेज डिफरेंस होने वाला है और उनके फॉर्मूले क्या आने वाले हैं। उसमें हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात भी की थी। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी सर्किट में ये तीनों के तीनों मतलब रजिस्टर भी, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी मतलब प्रतिरोध भी, संधारित्र भी और प्रेरण भी, तीनों के तीनों प्रेरक भी तीनों के तीनों एक साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हो मतलब सीरीज में कंबाइंड हो तो तब हमारे फॉर्मूले क्या होने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्टरनेटिव करंट सर्किट विथ एल सी आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि करंट सेम होती है और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप इसको फिगर बनाइए। फिगर में देखिए आप कि ये इंडक्टर L है, ये आपका कैपेसिटर C है और ये आपका रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। हमने एक अल्टरनेटिव करंट सोर्स लगाया है और जो कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्सो वी कैन राइट हियर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। ये हमने सीरीज में आपका सीरीज में हमने क्या जोड़ दिया, एक रजिस्टर जोड़ दिया, एक कैपेसिटर जोड़ दिया और एक इंडक्टर जोड़ दिया। अब बच्चों क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होता है प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस, तो मान लो इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो VL है, जो मतलब विभवांतर जो है, विभव में पात जो हुआ है। कैपेसिटर के अक्रॉस VC है और आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या है, VR है। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिखी है कि द अप्लाइड ईएमएफ अपीयर्स वोल्टेज ड्रॉप VR, VL एंड VC, कि ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VL किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, VC कैपेसिटर के अक्रॉस और VR रजिस्टर के अक्रॉस। अब क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज में है, ले अब सुनो, जब आपका VR सिर्फ जुड़ा होता तो आपकी करंट और वोल्टेज क्या होते बच्चा, इन फेज में होते हैं, सेम कला में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, मतलब सेम कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। समान कला का मतलब कि अगर करंट मैक्सिमम है तो वोल्टेज भी मैक्सिमम होता है। जैसे यहाँ पर चित्र देखिए कि मान लो इस तरफ को करंट है और रजिस्टर जुड़ा है तो VR भी इसी तरफ को, VR और I क्या है, सेम फेज में। VR और I क्या है बच्चा, सेम फेज में, इसलिए हमने इस तरफ को बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फेज में है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई है कि ये किसके कारण किया हमने, क्योंकि VR और I जो है वो किस में, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब कि जब करंट का मान मैक्सिमम है तो उसी टाइम वोल्टेज का मान VR भी क्या है, मैक्सिमम है। दूसरा, अगर इंडक्टर है तो इंडक्टर मैंने आपको कल के क्लास में बताया था कि जब इंडक्टर सिर्फ जुड़ा होता है तो करंट पीछे होती है, लेग बिहाइंड वोल्टेज π/2, कि करंट धारा आई वोल्टेज से मतलब विभवांतर से, वोल्टेज से π/2 पीछे होती है, π/2 पीछे होती है, मतलब π/2 पीछे होती है। जैसे हम चित्र में देखेंगे, आप इसको लिखते रहो मेरे साथ, बिना कॉपी पेन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, आपको कॉपी पेन अपने साथ रखना है और सॉल्व करना है। तो देखो, जैसे ये VL अगर आपका ऊपर है तो करंट आपका π/2 पीछे है, मतलब करंट I ये है और ये π/2 आगे क्या है आपका, VL है। इसका मतलब कि जब इंडक्टर जुड़ा होता है तो करंट π/2 पीछे होती है VL से, या VL करंट से π/2 आगे होता है। और जब सिर्फ कैपेसिटर होता है तो उस टाइम
जो आपका वोल्टेज है वो क्या होता है बच्चा, पीछे होता है करंट से, मतलब करंट लीड करती है वोल्टेज से π/2। मतलब करंट अगर तुमने इधर को बनाया है तो VC निश्चित ही कहां होगा बच्चा, नीचे की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि करंट को VC से π/2 आगे होना है। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, करंट को π/2 आगे होना है VC से। तो देखो यहीं पर फेजर डायग्राम में आपने क्या बना दिया है, फेजर डायग्राम में आपने बना दिया है कि करंट और VR अगर आपके x डायरेक्शन में है तो y डायरेक्शन में आपका VL है और माइनस y डायरेक्शन में आपका क्या है, VC है। अब यहां से दो कहानियां शुरू होती है। अगर VL इज ग्रेटर देन VC है तो ये भी कहां, ऊपर, रिजल्टेंट कहां आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। और अगर VL इज लेस देन VC है तो रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ। तो हम पहले वाले केस की बात कर रहे हैं कि जब हमारा VL ज्यादा है और VC हमारा कम है। जब हमारा VL ज्यादा है और VC हमारा कम है तो यहां देखो क्या होने वाला है। देखो अगर VL ज्यादा है VC से तो देखो ना यहां पर ये माइनस में ऊपर पलट गया। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जरा समझो इस बात को कि अगर मान लो एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और एक वेक्टर नीचे की तरफ है, तो बच्चा एक ऊपर खींच रहा, मान लो एक नीचे खींच रहा, तो जीतेगा कौन, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। मैं बोल रहा हूं VL इज ग्रेटर देन VC है तो ऊपर ही क्या आ गया, VC बना दो, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया आपने तो क्या आ गया, वो माइनस VC आ गया। क्या आ गया, वो माइनस VC आ गया। अब जरा ध्यान देना बात को, है ध्यान देना बात को कि यहां नीचे जो हम बना रहे हैं, मान लो E आपका फाई एंगल बना रहा I से, जो EMF है वो फाई एंगल बनाया उसने किससे, I से। तो देखो ऊपर जो ये ऊपर आया था ये दरअसल ये क्या होगा बच्चा, VL माइनस VC, डायरेक्शन अपोजिट है ना। तो ये ऊपर की तरफ क्या है, VL माइनस VC, और इस तरफ को क्या है, ये VR है। तो जो ये E होगा, दरअसल ये E कितना होगा, E होगा, देखो ये जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, VL माइनस VC। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो EMF E इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट क्या बच्चा, बेस का स्क्वायर प्लस क्या, VL माइनस VC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से होता है ना, E स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। E निकालना तो रूट ले लिया, ये आ गया आपका। तो दिस इज द EMF, ये क्या हो गया आपका, EMF हो गया बच्चा। तो EMF आपका कितना आ गया है, ये आ गया अंडर रूट VR माइनस VC, अंडर रूट VR माइनस VC आ गया है। यहां पर कुछ हो गया, कोई बात नहीं। तो ये कितना होने वाला है, अंडर रूट VR माइनस VC VR प्लस, इसको मैं फिर से लिख लेता हूं यहां पर, ओके। यहां पर देखो कि जो EMF है E इक्वल टू अंडर रूट, ये कितना था, ये एक्स एक्स में VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, यही चीज हम यहां पर भी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यही चीज हमने यहां पर भी लिखने की कोशिश की है। अब हम जानते हैं करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू होता है क्या, E अपॉन इम्पीडेंस Z, जो भी आपका इम्पीडेंस होगा, मतलब Z टोटल रेजिस्टेंस। तो E कि आपका E है, इम्पीडेंस आप Z लिख सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि E अपॉन Z, और Z को आप क्या लिखते हो, अंडर रूट R स्क्वायर। अच्छा ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा पहले, ओके। जस्ट 1 मिनट वेट, मैं इसको यहां मिटा देता हूं पहले। यहां पर हम इसको मिटाते हैं, ओके बच्चा। तो यहां पर देखो कि R इंपिडेंस जो है आपका, R जो आया आपका E अपॉन R रेजिस्टेंस, लेकिन यहां तीनों कंपोनेंट का रेजिस्टेंस क्या होगा, तीनों कंपोनेंट का रेजिस्टेंस जो है उसको इंपिडेंस बोलते हैं। Z इज इक्वल टू क्या होता, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यस एंड नो, यस एंड नो बच्चा। यहां पर समझो कि जो इंपीडेंस है Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का
होल स्क्वायर। ऑल्दो मैं इसको यहां से ऐसे भी निकाल के बता सकता था आपको कि जैसे इस ई को लिख सकता हूं मैं आई इंटू जेड इज इक्वल टू आई आर को वी को क्या लिख सकता हूं मैं आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल को लिख सकता था मैं आई एक्स एल और माइनस वी सी को क्या लिख सकता था मैं आई एक्स सी का होल स्क्वायर। सबसे आई कॉमन कर दिया तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, यहां से आई स्क्वायर कॉमन किया तो वो आई कैंसिल हो गया, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस एक्सएल को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सएल इज इक्वल टू होता ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ये एक्सएल क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, मतलब प्रेरण प्रतिघात, और एक्सी क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारितीय प्रतिघात। उनकी वैल्यू यहां पर रख दी तो आपका इंपीडेंस जो आ गया वो जेड इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, अब यहां से आगे हम इसको जरा से अच्छे से सॉल्व करते हैं कि हमारा जो इंपीडेंस आ गया है, प्रतिबाधा हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा जेड इज इक्वल टू क्या आ रहा हमारा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का, सॉरी एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, वैल्यू आपने रख दी थी इसमें अंडर रूट आर स्क्वायर, एक्स एल को क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस एक्स सी को 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब देखो आपका दरअसल जो चित्र बन गया वो ये बन गया, देखना है, ये आपका फाई एंगल है, ये आपका ई है, ये जो है आपका, इसको मैं देखो वी एल माइनस वी सी भी लिख सकता हूं, आगे सॉल्व करोगे तो एक्स एल माइनस एक्स सी के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है इसको, और ये आपका वी आर था और ये आगे आर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। टेन फाई बराबर क्या हो गया, वी एल माइनस वी सी बटे वी आर। वैल्यू रखो आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी बटे आई आर, आई सब कैंसिल हो गया, तो टेन फाई बराबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है एक्स एल माइनस एक्स सी बटे आर। तो ये आपका क्या आ गया, टेन फाई की वैल्यू आ गई है। तो यहां आप इसको देख सकते हैं कि वही चीज हमने एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर यहां पर निकाल दी है। ओके, और एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल माइनस एक्सी की वैल्यू आपने ये लिख लिया। तो ये इस तरीके से आप क्या टेन फाई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें तीन स्पेशल केसेस अराइजेज होते हैं। आपने क्या निकाल दिया है, करंट आपने फाइंड आउट कर दिया है। ओके, आपने टोटल रेजिस्टेंस इसका फाइंड आउट कर दिया है, आपने टेन फाई फाइंड आउट कर दिया है कि करंट और जो आपका वोल्टेज है उसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, और वहां से अपने टेन फाई की वैल्यू क्या कर दी है, सॉल्व कर दिया है। अब इसके तीन केस अराइजेज होंगे। पहला केस कि अगर एक्स एल इज ग्रेटर देन एक्स सी है, कि एक्स एल बड़ा है एक्स सी से, तो क्या होगा ओमेगा एल बड़ा होगा 1 अपॉन ओमेगा सी से, तो टेन फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब फाई क्या होगा बच्चा, पॉजिटिव होगा। टेन फाई पॉजिटिव है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। जैसे 0 से 90 आप देखो टेन फाई क्या होता, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि करंट लेग बिहाइंड होगी, क्योंकि देखो ये करंट था और इधर को ये ईएमएफ ई वोल्टेज आप निकाल ले, ये फाई है। अगर ये पॉजिटिव है तो करंट पीछे है और वोल्टेज आगे है, बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई द एलसीआर सर्किट इज इंडक्टेंस डोमिनेट सर्किट। मतलब कि जब आपका वोल्टेज आगे होता है करंट पीछे होता है, तो वो ये सिचुएशन किसकी थी, जब इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टर जब जुड़ा होता था तो करंट पाई बाई 2 आगे होता, सॉरी वोल्टेज पाई बाई 2 आगे होता करंट से। तो मतलब इसमें तो इंडक्टर भी जुड़ा है, कैपेसिटर भी जुड़ा है, रेजिस्टेंस में तो दोनों सेम फेज पर होते हैं। तो बच्चा अगर ईएमएफ आगे है तो इसका मतलब कि इंडक्टर की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए ये डोमिनेट सर्किट कौन सा होगा, इंडक्टिव डोमिनेट सर्किट होगा। अगर 10 पॉजिटिव आ रहा, इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज आगे है करंट पीछे है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडक्टेंस डोमिनेट सर्किट है। दूसरा पार्ट
कि अगर एक्स एल इज लेस देन एक्स सी है तो ओमेगा एल इज लेस देन 1 अपॉन ओमेगा सी, टेन फाई नेगेटिव है, फाई नेगेटिव है, मतलब अगर करंट इधर है तो निश्चित ही वोल्टेज जो ईएमएफ है वो इधर कहीं होगा नेगेटिव में। नेगेटिव में होगा मतलब कि करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज पीछे है। इसका मतलब क्या है कि ये कैपेसिटिव डोमिनेट सर्किट है, कि इसमें कैपेसिटर की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो करंट लीड द ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई, द एलसीआर सर्किट इज कैपेसिटिव डोमिनेट सर्किट। क्यों? क्योंकि जब कैपेसिटर सिर्फ जुड़ा होता है तो करंट पाई बाई 2 आगे होता वोल्टेज से, तो वोल्टेज पीछे है। तो अगर एक्सएल इज लेस देन एक्ससी है, मतलब एक्ससी ज्यादा है, तो कैपेसिटिव डोमिनेट। अगर दोनों के दोनों बराबर है कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, मतलब ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो ये वैल्यू तो जीरो हो गया। इसका मतलब कि टेन फाई की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो फाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। फाई इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। इसका मतलब कि करंट और वोल्टेज, करंट और ईएमएफ दोनों किस में है, सेम फेज में है। तो इसमें दिस impedance does not depend on the frequency of applied EMF. LCR circuit behaves like a purely resistive circuit, कि इस कंडीशन में LCR सर्किट जो बिहेव करेगी वो ऐसा बिहेव करेगी कि मानो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या जुड़ा हो, रजिस्टर जुड़ा हो, कि ताकि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है। जबकि इसमें इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है, लेकिन हो क्या रहा है, एक्सएल बराबर एक्ससी हो रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चों ये प्योर रजिस्टिव सर्किट, और बाद में आप पढ़ोगे कि यहीं से रेजोनेंस की कंडीशन स्थापित होने वाली है। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि इस में जो हमने किया है वो हमने क्या किया है कि एलसीआर सर्किट में, मतलब किसी अल्टरनेटिव सर्किट में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हमने बच्चों प्रतिरोध, धारिता और प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरक को श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में जोड़ने से क्या हुआ कि तीनों में करंट तो सेम हुई, लेकिन वोल्टेज विभवांतर अलग अलग हुआ, जो कि VL, VC और VR आपको यहां दिख रहा है। अब जब रजिस्टर जुड़ा है तो दोनों सेम फेज में है। जब केवल कैपेसिटर जुड़ा होगा तो करंट आगे होगी, वोल्टेज पीछे होगा। अगर इंडक्टर जुड़ा है तो करंट पीछे, वोल्टेज आगे है। लेकिन तीनों जुड़े हैं तो तीनों जुड़ने के कारण निर्भर करेगा कि VL और VC में से कौन बड़ा है। मान लो इस वाली कंडीशन में हमने मान लिया VL बड़ा है VC से, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारा करंट मिल गया I इज इक्वल टू E अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और जब आपने सॉल्व किया तो बोला यार वोल्टेज करंट से फाई आगे है, तो टेन फाई निकाल दिया, XL माइनस XC अपॉन R। यहां से ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी अपॉन R, टेन फाई की वैल्यू आ गई। अब यहां से तीन कंडीशन अराइजेज हुई कि अगर XL इज ग्रेटर देन XC है, जो हम पढ़ ही रहे हैं, तो क्या होगा, टेन फाई पॉजिटिव होगा, इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगी, करंट पीछे होगा। अगर XL इज लेस देन XC है तो करंट लीड करेगी फाई एंगल से, और अगर दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, दोनों सेम फेज में होगा, और ऐसे लगेगा मानो कि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रजिस्टर जुड़ा हो। लेकिन होता क्या है कि यही वाली कंडीशन को हम रेजोनेंस की कंडीशन क्या करते हैं बच्चा, सॉल्व करते हैं। तो पहले एक प्रश्न को हम यहां पर क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो प्रश्न को समझिए और सॉल्व करिए मेरे साथ, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पर देखिए कि कैसे करने वाले हैं। पहले प्रश्न को पढ़िए एक बार और फिर मेरे साथ सॉल्व करिए कि इन ए सर्किट हैज रेजिस्टेंस 11 ओम, प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना दिया है, 11 ओम, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL दिया है बच्चों, XL कितना दिया है, 25 ओम, एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना दिया है बच्चा, XC दिया है, XC कितना दिया है, 18 ओम, इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ इतने वोल्ट और इतने हर्ट्ज। एक VRMS ये दिया है, मतलब वोल्टेज दिया है VRMS या ERMS 260 वोल्ट दिया है,
और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज दी है। तो हमें क्या बोला, करंट थ्रू द सर्किट एम्पियर। आई आपको निकालना है कि आई की वैल्यू कितनी होने वाली है। आई आपको क्या करना है बच्चा, इसमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर बच्चों। हाँ, तो अगर आई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो निकालिए आप। तो हम जानते हैं कि यहाँ पीछे देखो आप, जब आप फिगर चित्र में देखोगे तो यहाँ आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो आई इज इक्वल टू ई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। यहाँ पर सारी चीजें दी है आपको जस्ट सिंपल क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट अप कर देनी है और सॉल्व कर देनी है। वैल्यू जैसे ही आप पुट अप करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चा, तो करिए वैल्यू सॉल्व करिए, इसको कितना आ रहा है सॉल्व करके अब मुझे बताइए, सॉल्व करिए और कितना आ रहा। तो i इज इक्वल टू क्या है, e अपॉन, ये v भी लिख सकते हैं आप, v अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखो बड़ा कौन है, xl है, xl माइनस xc का होल स्क्वायर। यस एंड नो, एकदम क्लियर है ये बात, इसमें किसी को कोई डाउट है तो लिखो 260 260 डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर 11 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 25 माइनस एक्ससी कितना है 18 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 260 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया 121 माइनस 25 में से 18 गया, कितना हो गया बाजी 7, और 7 का स्क्वायर ना, तो प्लस 49। यस एंड नो, तो 260 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10 और 4 और 2 6 और एक 7 और ये क्या हो गया बच्चा 1 अंडर रूट। इसको सॉल्व करें लगभग 13 टाइम आएगा, तो 260 अपॉन अंडर रूट 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तेरे आप 13 करिए, 13 मल्टीप्लाइड 13 करिए, 3 3 9, 3 एकम 3, ये 3 एकम 3 और 1, तो कितना हो गया बच्चा, यहाँ पर 39। एक मिनट में यहाँ पर मिटा देता हूँ इसको, आप मेरे साथ कैलकुलेशन करिए इसकी रफ्तार से, है ना, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3 और 1, तो कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 6, अरे यस एंड नो 6 और 1, मतलब ये लगभग 13 पॉइंट समथिंग 13 ले सकते हो आप। तो क्या 13 दूना 26 लगभग 20, देखो लगभग इतना आ रहा है 20, तो ये क्या 20 एम्पियर आपकी क्या आ रही है, करंट आ रही है, 20 एम्पियर आपकी क्या आ रही है, करंट आ रही है। तो इस तरीके से आपको इनको क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है। तो ये प्योर रेजिस्टेंस आपका सर्किट अगर जुड़ा, अगर आपके सर्किट में क्या है बच्चा कि इंडक्टर भी है, रजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, तीनों सीरीज में है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। एसी और डीसी में यही डिफरेंस है कि डीसी में केवल आर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इन दोनों का उपयोग भी हम भरपूर कर सकते हैं, एक्सएल और एक्सी। एक्सएल क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये इसके बारे में हमने बात कर दी। अब देखो बच्चा, जो हमारी तीसरी कंडीशन थी, जो हमारी क्या थी इसमें लास्ट वाले में, देखो कि तीसरी कंडीशन थी हमारी, तीसरी कंडीशन यहां देखो कि ये तीसरी कंडीशन जो हमारी थी कि जब XL बराबर XC था, ओमेगा L बराबर 1 अपॉन ओमेगा C, तो बच्चों इसका एक फैंसी नाम है, इसको रेजोनेंस इन AC सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इन AC सर्किट बोलते हैं। इस वाली कंडीशन में रेजोनेंस इन AC सर्किट की प्रत्यावर्ती धारा में अनुनाद की स्थिति, प्रत्यावर्ती धारा में अनुनाद की स्थिति जब आपके परिपथ में LCR किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं। तो देखो व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो ओमेगा L बराबर क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C होता है। तो यहां पर थोड़ी सा आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 10 5 0 है, तो 5 इक्वल टू 0 है, उस टाइम पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो Z बराबर, Z मिनिमम बराबर क्या हो गया R, क्योंकि Z की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया। जब R मिनिमम होगा तो उस टाइम करंट क्या फ्लो होती है बच्चा, क्योंकि E अपॉन Z है और Z मिनिमम है,
जेड मिनिमम आर है तो ये वैल्यू, करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम। तो मतलब रेजोनेंस की कंडीशन में आपको करंट क्या मिल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमम मिल रहा है। करंट क्या मिल रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम पीक वैल्यू आ रही है। तो जेड को इंपीडेंस बोलते हैं, इंपीडेंस। ओके, तो द इंपीडेंस ऑफर बाय सर्किट इज मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम। उस टाइम करंट क्या आपकी मैक्सिमम है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंट कंडीशन। इस शर्त को हम अनुनादी शर्त कहते हैं। रेजोनेंट कंडीशन ऑफ एलसीआर सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो कितना होने वाला है वो, देखो यहां से निकाल दो हम, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा को इधर लाओ तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। ओमेगा को क्या लिखता हूं मैं, 2 पाई इंटू एफ, ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो ये क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। तो एफ स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर एल सी। स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लो, तो एफ बराबर क्या हो गया बच्चा, 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर का 2 पाई अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और ये अंडर रूट एल सी। तो जो ये एफ है इसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी आपके एफ आर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। एकदम क्लियर है ये बात। तो रेजोनेंस की कंडीशन जब एक्सएल बराबर एक्ससी होने वाला है तो आपको ये रेजोनेंस की कंडीशन मिलने वाली है। तो एक बार आप इस सारी चीज को अपने से खुद लिखोगे, खुद सॉल्व करोगे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। तो रेजोनेंस कर्व कैसे बनने वाला है ये भी कंपटीशन के लिए है, क्लास के लिए इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आई होप तुम समझ पा रहे होगे कि रेजोनेंस की कंडीशन में आपका इंपीडेंस मिनिमम होता है जिसके कारण करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। ओके, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी होता है। तो देखो यहाँ पर ओमेगा या एफ के बीच में और करंट देखो मैक्सिमम, अलग अलग रेजिस्टेंस पर करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, कहां पर मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये मैक्सिमम, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो जो ये बीच वाली फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और लेफ्ट हैंड टाइप तो जो आपका क्वालिटी फैक्टर होता है, क्वालिटी फैक्टर आपका कैसे निकलता है, क्यू फैक्टर ओमेगा आर, ये ओमेगा आर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा मतलब इधर से और इधर से कितना डिफरेंस हो रहा है जब ये आई मैक्सिमम का √2 वैल्यू होता है। जस्ट एक डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन को थोड़ी सा ध्यान रखना है कि क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंड विड्थ। तो Q इज इक्वल टू ओमेगा आर डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया इतने, Q इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा आर इंटू सी आर। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखें, बस इतनी सी बात है। बाकी ये एफ वाला फॉर्मूला याद रखें, ये आप फाइंड आउट करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें जैसे ये R1 R2 R3 है, तो R1 सबसे छोटा है, R2 और बड़ा, और R3 सबसे ज्यादा है, इसलिए करंट कम होगा क्योंकि I मैक्सिमम इक्वल टू E अपॉन R। अगर R ज्यादा होगा तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसलिए ये I मैक्सिमम यहाँ पर इतनी आई है। ठीक है, ये जस्ट आपका। अच्छा, पावर अगर आपको निकालनी है तो पावर का आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, VRMS इंटू IRMS, P एवरेज जैसे देखो तो पावर को VRMS इंटू IRMS, और यहां पर cos फाई फैक्टर है आपका, क्या है, पावर फैक्टर है। cos फाई क्या है, पावर फैक्टर। तो आपको पावर के लिए अगर अल्टरनेटिव करंट का सोर्स जुड़ा है तो आपको सिंपल पावर का जो फॉर्मूला है VRMS IRMS इंटू cos फाई याद रखना है। ठीक है, तो यहां से आगे हम कल करने वाले हैं और इससे रिलेटेड प्रश्न हम कल सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो तब तक आपको पढ़ना है, और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टडी कौन सी स्टडी है बच्चा, सेल्फ स्टडी है। तो जितना आप खुद कॉपी पेन लेके और सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।